नमस्कार। जो कहेंगे सच कहेंगे, मैं हूं सचिन। तो 20 साल बाद बिहार से नीतीश युग की समाप्ति हो गई। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भर दिया। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश के बाद कौन सरकार चलाने का फॉर्मूला क्या होगा। नए मुख्यमंत्री के चयन में नीतीश का रोल क्या होगा? क्या नीतीश की सहमति जरूरी होगी या फिर बीजेपी आलाकमान ही तय करेगा? सवाल यह भी है कि अब जेडीयू का क्या होगा। ये तस्वीर बड़ी नहीं है, सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि नीतीश जी खुद निपट गए या निपटा दिए गए। नीतीश ने राज्यसभा का रास्ता खुद चुना या चुनने के लिए कहा गया? नीतीश स्वेच्छा से बिहार छोड़ दिल्ली जाएंगे या मजबूरन उन्हें बिहार से चलता किया गया? नीतीश ने अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ी या जबरन कुर्सी से उतार दिए गए? जब नीतीश जी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब सबके चेहरे एक बार करीब से देख लीजिए। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि नीतीश अपनी सियासी पारी की समाप्ति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक एक के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, कमरे में सन्नाटा, पूरा माहौल गमगीन। इधर नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर आई, तब नीतीश के घर के सामने क्या हुआ, पहले वो देखिए। जेडीयू विधायक की गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। ये देख दूसरे जेडीयू विधायक अपनी गाड़ी लेकर भागे। कार्यकर्ता उनके पीछे दौड़े। तकरीबन 2 घंटे तक यूं ही नीतीश के घर के बाहर हंगामा होता रहा, लेकिन इसी बीच नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री की शानो शौकत वाली कुर्सी छोड़कर दिल्ली के लुटियन जोन के एक बंगले में रहने की इच्छा भी उतनी ही अजीब है जितनी नीतीश की राज्यसभा जाने की लालसा। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की इच्छा होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य बने? क्या विधायक बनने के बाद किसी की इच्छा होती है कि चलो विधायक बन गया, लेकिन मेरी इच्छा है कि अपने गांव का प्रधान भी बन जाऊं? ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया। सियासत में ये चाहत भी बड़ी अजीब चीज होती है। सब चाहत का ही तो खेल है। बीजेपी की चाहत है कि बिहार की बागडोर उसके हाथ में हो, लेकिन जब तक नीतीश बिहार में रहते, ये सपना कभी ना पूरा होता। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। सवाल वही है कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे या लुटियन जोन के एक बंगले में आराम फरमाएंगे। जो भी नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं, कम से कम इस बात की तस्दीक तो जरूर करेंगे कि नीतीश आराम करने वाले राजनेता नहीं। तो फिर नीतीश को कांटे की कुर्सी से हटाकर आराम तलबी वाली कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया? सवाल यह भी है कि इतना बड़ा फैसला सिर्फ बीजेपी का है या जेडीयू का सामूहिक फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई और है? लोग कुछ नेता के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं जी। उसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सराफ का नाम प्रमुखता से आ रहा है। यही लोग हजारों करोड़ में बिक चुके हैं। ये कहीं न कहीं एक साजिश रची जा रही है। वैसे साजिशकर्ताओं को और साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। चंद की बात तो आज तक आरजेडी में होती रही है, जदयू में कौन कौन जयचंद आ गए? संजय झा, ललन सिंह, ललन सराफ और ये विजय चौधरी, ये सब गद्दार जदयू के हैं जो शराब माफियाओं से बिक चुके हैं। हमारे यहाँ जयचंद ढेर लोग भरे हुए हैं, से कैया करेंगे।
सेक देंगे, बिहार में चलना मुश्किल कर देंगे। उनको जो है Z+ सुरक्षा देना पड़ेगा। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो जदयू के बड़े नेता हैं, उनका हाय हाय क्यों? नहीं, बड़ा ने ये दलाल है, ये लोग यही साजिश किया है। नीतीश कुमार के राह के पीठ में छुरा भोंकने का काम ये लोग किए हैं। बिहार के पूरा महिला रोड पर आएंगे। ये लोग को नीतीश कुमार को हटाकर ये लोग बिहार में शराबबंदी चालू करवाना चाहते हैं। ये लोग 15,000 करोड़ का डील किया है और MLC का सौदा किया है। ये सौदा किया है पार्टी में रहकर ये लोग नीतीश कुमार के साथ पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। साजिश स्लीपर सेल है हमारे पार्टी में। बीजेपी के 4 लोग वो काम कर रहे हैं, लगातार लगा हुआ अपना काम पर लगे, सक्सेस नहीं होंगे। बिना विभीषण, बिना जयचंद, बिना मीर जाफर के कोई रण न कभी जीता गया न हारा गया। अब कौन विभीषण, कौन जयचंद और कौन मीर जाफर, ये कार्यकर्ता तय करें। हमें क्या उनसे लेना। हम तो जो हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब न नीतीश के पास है और न उनके पास जिनका ये नाम ले रहे हैं। जनता को इतना भी बेवकूफ मत समझिए जनाब। पब्लिक है, सब जानती है। बस वो नारा आज भी उनके कानों में गूंज रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। बहुत बात होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैं फिर आपके बीच में अपने पार्टी के नाते और NDA के नाते कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन ये क्या, 105 दिन में ही निपट गए नीतीश। कोई पूछेगा इनसे कि क्या बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही? कम से कम कार्यकर्ता तो खुलकर कहने लगे हैं कि धोखा हुआ। नीतीश कुमार के नाम पर माइंडेड मिला है। 5 साल के लिए नीतीश कुमार के बिहार के जनता ने भरोसा किया है। अगर आप 3 महीना 4 महीना बाद यदि आप उसको हटा देते हैं तो बिहार के जनता के साथ विश्वासघात होगा, बिहार के जनादेश के साथ अपमान होगा। ये साजिश है, यह बिहार के जनता के जनादेश के खिलाफ साजिश है। जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया है, यह बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह साजिश हो रहा है नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए। आप बोल रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा, मोदी प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी तो साथ में था। अभी लोकसभा के चुनाव देख लिए है ना, भागते भागते सरकार बनी है। नीतीश कुमार का अगर वो हट जाएगा तो कहाँ गिर जाएंगे, पटका जाएंगे। 400 पार। हमारा नारा नहीं था जदयू का, 400 हो गया पार। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले जो सबको दिख रहा था वो क्या कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रहा था? क्या बिहार की जनता को नहीं पता था कि चुनाव बाद बिहार में खेला होगा और निपट जाएंगे नीतीश? विपक्ष तो यही कह रहा था। नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब तो रिमोट कंट्रोल की भी जरूरत नहीं। नीतीश का दिल्ली ट्रांसफर और डायरेक्ट बिहार पर शासन। तेजस्वी ने तो 6 महीने की भविष्यवाणी की थी। 3 महीना पूरे होते होते निपट गए या निपटा दिए गए नीतीश। हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है।
दरअसल सियासत में बड़े बड़े चेहरे ऐसे ही निपटाए जाते हैं। उनके लिए मार्गदर्शक मंडल का भारी भरकम मंत्रालय बनाया गया, जिससे भी मन भर जाए उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दो। क्या नीतीश के साथ यही हुआ या खेल कुछ और है? नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ठीक ही तो कह रहे हैं अखिलेश। एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन अखिलेश जी खेल भी तो आपके इंडिया गठबंधन के अंदर से ही शुरू हुआ। जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वही नीतीश धीरे से निकल गए, इसलिए तो आज तक आप लोग विपक्ष में बैठे हैं। पुराने जख्म को कुरेदने से क्या फायदा? सीधे मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाल की कुछ तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि नीतीश जी एक राजनेता की तरह नहीं सोच पा रहे थे। इन तस्वीरों को दिखा दिखाकर विपक्ष मजाक उड़ा रहा था। आखिर बीजेपी कब तक ये सब देखती? इसलिए नीतीश जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। नीतीश जी के करीबी लोग कहते हैं कि उनको भूलने की बीमारी है। राज्यसभा जाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ भी करेंगे और इलाज भी ठीक से होगा। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं नीतीश जी गलती से ठीक हो गए तब क्या होगा? सियासत में अगर मगर का जवाब होता नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं बंद कर दें। सवाल यह है कि बिहार की जनता ने नीतीश को मैंडेट दिया था या बीजेपी को? ये कोई भी कह सकता है कि मैंडेट तो नीतीश के नाम पर मिला था। तो फिर अगर नीतीश ही नहीं रहे तो मैंडेट का क्या होगा? ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल बड़ा सवाल है कि जेडीयू का क्या होगा। नीतीश के बाद जेडीयू में है कौन? ले दे के 2-3 ये चेहरे हैं। ये हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और ये हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। इनका वजूद इतना ही है कि ये बिना नीतीश शून्य। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और संजय झा ब्राह्मण है। न इनका जनाधार है, न इनके नाम पर वोट मिलते हैं। जेडीयू पिछड़े और अति पिछड़े की पार्टी। अब बचे नीतीश के बेटे निशांत कुमार। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जैसे नीतीश के मुखौटे के साथ ललन सिंह और संजय झा अपनी राजनीति चमका है, अब निशांत कुमार को मुखौटा बनाकर सियासत चमकाएंगे। लेकिन निशांत ने अभी पार्टी ज्वाइन की नहीं। ऐसे में जेडीयू बचेगी या टूटेगी? लेकिन बिहार की चिंता अब ये नहीं है कि जेडीयू का क्या होगा। चिंता इस बात की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार का सियासी मिजाज कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो कोई भी बने, बस एक बात तय है कि वो सवर्ण नहीं होगा। तो फिर लड़ाई में है कौन? पहला नाम सम्राट चौधरी का आता है, जो अभी डिप्टी सीएम है। बीजेपी आला कमान की पसंद के नेता है। पिछड़े समुदाय से आते हैं, जाति के कुशवाहा है, जो संख्या के हिसाब से ओबीसी में यादव के बाद सबसे ज्यादा। दूसरा नाम संजीव चौरसिया का आ रहा है। ये दीघा से विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गंगा बाबू के बेटे हैं, विनम्र हैं। तीसरा नाम नित्यानंद राय का आ रहा है, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, यादव समुदाय से आते हैं। चौथा नाम जनक राम का है, मंत्री रह चुके, गोपालगंज से सांसद भी रह चुके। पांचवा नाम दिलीप जायसवाल का है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री। 20 साल बाद पहली बार बिहार सरकार से नीतीश का नाम गायब मिलेगा। 20 साल बाद पहली बार अब पटना में कम दिखेंगे नीतीश। 20 साल बाद मुख्यमंत्री आवास का नेम प्लेट बदला हुआ दिखेगा। 20 साल बाद बिहार की नौकरशाही किसी और का फरमान सुनेगी। यह बिल्कुल 100% सच है कि जब नीतीश राज खत्म होगा तो जो भी आएगा वो बिल्कुल नीतीश के नक्शे कदम पर चले। यह न कभी सियासत में हुआ न होगा। बस इंतजार कीजिए कितना बदलता है बिहार, कितनी दूर तक जाएगी नई सरकार। अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24। नीतीश कुमार देश के ऐसे इकलौते नेता नहीं हैं जिनके साथ बीजेपी ने इतना बड़ा खेला किया हो। इससे पहले भी बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो जिस दल और जिस नेता के साथ गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है। महाराष्ट्र में पहले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ना और फिर उसकी कमान संभालने वाले एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का सियासी खेल जग जाहिर है। इसके अलावा पंजाब हो या हरियाणा, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश, ओडिशा हो या जम्मू कश्मीर,
बीजेपी ने इन तमाम राज्यों में किसी ना किसी दल से पहले अलायंस किया और फिर उसका जो हश्र हुआ, उसके बाद बीजेपी पर इस तरह के सवाल उठने लगे। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इन्हीं लाइनों के साथ नीतीश कुमार ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो अब बिहार की गद्दी को छोड़ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। अब ये फैसला खुद उन्होंने किया या उनसे करवाया गया, ये बात विपक्षी नेता और सियासत के जानकार तो जानते हैं, साथ ही बिहार के आवाम भी इस सियासी खेला को बखूबी समझती। ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक जो है विपक्ष के लोग कह रहा था कि सिंधे के तरह खेल होगा, अब वो सामने में आ रहा है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला किया है, इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ इस तरह का फॉर्मूला अपना चुकी। अंतर बस इतना है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव नतीजा आने के बाद सीएम नहीं बनाया, वहीं नीतीश कुमार को नतीजा आने के बाद सीएम तो बनाया गया, लेकिन महज 105 दिन में ही उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की पहली सीढ़ी पार कर ली गई। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कैसे बीजेपी ने सबसे बड़ा गेम खेला। दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सियासत का वो चेहरा है जिन्होंने सबसे पहले मई 2022 में बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना में बगावत का बिगुल फूंकते हुए पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। महीने भर के सियासी उठापटक के बाद 30 जून 2022 को बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे की इस सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 साल 5 महीने तक बीजेपी के साथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बरकरार रही। इसके बाद 2024 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव आ गया। तब तक शरद पवार की एनसीपी में भी बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए अजित पवार को अपने साथ मिला लिया। अब बीजेपी के साथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी। चुनाव के दौरान कई बार सवाल उठे कि इस गठबंधन का अगवा कौन है। सवाल उठे कि अगर महायुति विधानसभा का चुनाव जीतती है तो फिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। तब इसके जवाब के तौर पर बीजेपी और अजित पवार गुट से यह कहा गया कि महायुति गठबंधन का चेहरा एकनाथ शिंदे ही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खुद शिंदे भी कहा करते थे कि वो ही महायुति के कप्तान है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से यह लगातार कहा जाता रहा कि चुनाव बाद शिंदे महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहेंगे। खैर, चुनाव तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शिंदे की अगुवाई में ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस बम्पर जीत के साथ प्रदेश में बरकरार रही, मगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी छिन गई। नई सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे को डिमोट कर डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति जिस एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा था, नतीजा आने के बाद उस चेहरे को ही बदल दिया। ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका था। तब कहा गया कि शिंदे भी बीजेपी के इस फैसले से नाखुश है। भला हो भी क्यों ना, जिस शख्स को आगे रखकर बीजेपी पूरा चुनाव कैंपेन चला रही थी, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर चुनाव में ऐतिहासिक जीत भी हासिल की, फिर उसी शिंदे का सियासी कद छोटा कर दिया। इसी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है और फिर उसे बर्बाद कर देती है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है।
कांग्रेस बार बार कहती थी कि जो रवैया रहा है भारतीय जनता पार्टी का साथी दलों के साथ क्षेत्रों में, वो धीरे धीरे उन क्षेत्रों को, पहले उन पार्टियों को या उन लीडरों को बिल्कुल चूस लेना, जब वो कमजोर हो जाएं उनका तब तक चेहरा इस्तेमाल करना जब तक चुनाव के लिए जरूरत है, और फिर अलग कर देना। ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सियासी मोहरा बनाकर बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार को न सिर्फ गिराने का काम किया था, बल्कि शिवसेना भी उद्धव ठाकरे से हथिया ली थी। इसके पीछे भी बीजेपी की पुरानी रंजिश मानी जाती है। इसके लिए 2019 के उस सियासी घटनाक्रम को वजह माना गया जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ अपने धुर विरोधी कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बैनर तले सरकार बना ली थी। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और बहुमत हासिल किया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में ठन गई। कई दिनों तक मंथन का दौर चला, मगर दोनों में सहमति नहीं बन पाई। तब बीजेपी की ओर से कहा गया कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि शिवसेना की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए शर्त यह थी कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टी से सीएम होगा और दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। बात नहीं बनने की स्थिति में इस बीच 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में सीएम पद की शपथ भी दिला दी गई, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शरद पवार इस पारिवारिक झगड़े में भारी पड़े और अजित पवार के साथ गए विधायक एनसीपी में लौट आए, जिसके बाद 26 नवंबर को फडणवीस ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। तब शिवसेना की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी अपने बात से मुकर गई, लिहाजा उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे बने। उद्धव की इस सरकार में एकनाथ शिंदे मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को अपने पाले में लाकर उद्धव की सरकार गिरा दी। उद्धव की शिवसेना पर शिंदे ने कब्जा कर लिया। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि इस तरह उसने महाराष्ट्र में अपने सबसे अहम और मजबूत सहयोगी शिवसेना को बर्बाद कर लगभग खत्म कर दिया। वो अलग बात है कि शिवसेना आज भी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की सरकार में सहयोगी है, मगर पार्टी को वो अहमियत नहीं मिल पा रही है जो पहले मिला करती थी। भाजपा जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी में आपके चौटाला जी की पार्टी, तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। 17 सितंबर 2020 को केंद्र की मोदी सरकार से अकाली दल की सांसद और पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल ने 3 कृषि कानून वाले अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और इसी के साथ अकाली दल और बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन भी टूट गया। बीजेपी की ओर से इसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। इसके बाद बीजेपी पर पंजाब में अकाली दल का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगते रहे, जबकि बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी है। 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ती थी और चुनाव के बाद साथ आ जाते थे। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब से 2021 तक यानी 24 साल तक दोनों का साथ बरकरार रहा। इस बीच दोनों पार्टी ने मिलकर पंजाब में कई चुनाव लड़े, सफलता भी मिली। करीब 15 साल से ज्यादा वक्त तक बीजेपी प्रकाश सिंह बादल की सरकार में सहयोगी भी रही, अपनी पकड़ भी मजबूत की। मगर जब से दोनों का गठबंधन टूटा है, तब से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल खुद के अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ ही रही है, साथ में बीजेपी भी लगभग साफ है। 19 जून 2018 को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी राज्य में सख्ती की नीति लागू करना चाहती, जो उन्हें मंजूर नहीं। महबूबा मुफ्ती के इस ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन भी टूट गया। दरअसल पाकिस्तान सीमा पर स्थित जम्मू कश्मीर के सत्ता में 2015 से पहले बीजेपी कभी भी किसी रूप में नहीं आ पाई थी।
इससे 1 साल पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। नतीजा त्रिशंकु रहा। 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी को 28 सीटें, भाजपा को 25, एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी को अपने लिए एक मौका दिखा। पार्टी ने पीडीपी का साथ दिया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में सरकार में शामिल हो गई। 7 जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद कुछ दिनों तक प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू रहा। इसके बाद मार्च में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर फिर से सरकार में शामिल हो गई। लेकिन 2 साल 76 दिन में ही बीजेपी ने महबूबा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस तरह बीजेपी ने महबूबा का साथ छोड़ दिया। आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही। बीजेपी पर तमिलनाडु में एआईएडीएमके का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता रहा है। राज्य में पिछले 3 अहम चुनावों 2019 के लोकसभा और फिर 2021 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, लेकिन इन तीनों चुनावों में यह गठबंधन कोई कमाल नहीं कर पाया। 2021 में एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सिर्फ 75 सीटें जीत पाई थी। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, जबकि इससे पहले जयललिता कई बार अकेले दम पर प्रदेश में सरकार बना चुकी थी। इसके अलावा 2019 और 2024 के आम चुनावों में इस गठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुरानी बीजेपी गठबंधन का जो धर्म निभाने का दावा करती थी वैसा दिखता भी था, लेकिन 2014 के बाद मोदी शाह की नई बीजेपी में टर्म ऑफ इंगेजमेंट की कसौटी अलग है। आरोप लगते हैं कि साथी दल बीजेपी के विस्तार के काम आने वाले औजार बन गए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही।